आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हम लेकर हाजिर हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे बाखबर। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के गवर्नर एन वोरा का टेनर अगले हफ्ते खत्म हो रहा है टर्नओवर, और वो श्री अमरनाथ की सालाना यात्रा पूरी होने तक अपने ओहदे पर बने रहेंगे और उसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा रियासत के गवर्नर हो सकते हैं। जराये के मुताबिक वोरा का टेनर जून के आखिर में खत्म होगा, लेकिन वो ओहदे पर बने रहेंगे क्योंकि 28 जून से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। नए गवर्नर के तौर पर सबसे पहला नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आ रहा है और उन्हीं की निगरानी में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। हुड्डा के अलावा मरकजी हुकूमत के मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा और साबिक आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का नाम भी सामने आ रहा है। तो कश्मीर में नए गवर्नर की तकरूरी का वक्त आ चुका है और जल्दी ही इसको लेकर के कवायद भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि गवर्नर एन वोरा का टेनर अगले हफ्ते खत्म हो रहा है, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा पूरी होने के तक वो अपने ओहदे पर बने रहेंगे और इसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा रियासत के गवर्नर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नामों पर भी चर्चा चल रही है, बात चल रही है। राजन वैद्य जम्मू से इस खबर पर मजीद इतलात फराहम कराएंगे हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट। जी, जानना चाहेंगे आपसे राजन, क्या कुछ चल रहा है इस सिमत में, क्या चर्चाएं हैं? देखिए इमरान, जैसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा तब ये अटकलें तेज हो गई कि 25 जून को जो कार्यकाल है एन वोरा का वो मुकम्मल होगा। तो ऐसे में किस तरह से अब नए जो गवर्नर की नियुक्ति हो सकती है या इसके लिए कोई इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे जराए हैं उनके हवाले से खबरें हैं कि 2 महीने जो अमरनाथ यात्रा जो 28 जून से शुरू होगी, ऐसे में राज्यपाल को बदलना मुनासिब नहीं होगा और इसी को देखते हुए अभी एन वोरा ही 2 महीने आने वाले 2 महीने तक राज्यपाल का जो है यहाँ ओहदा वो संभालेंगे। उसके बाद जो जराये के हवाले से खबरें हैं कि डीएस हुड्डा जो नॉर्दर्न कमांड को भी हेड कर चुके हैं और जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उनके ही निर्देशन में निगरानी में ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बहुत कामयाब वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसके बाद ये अटकलें हैं कि डीएस हुड्डा का जो है नाम सबसे ऊपर है कि अगले जो है राज्यपाल जम्मू कश्मीर के वो नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये अटकलें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भी जराए हैं उनका ये कहना है कि एन वोरा का जाना तय है 2 महीने के बाद और नए जो राज्यपाल कौन होंगे इसमें 3-4 नाम हैं, लेकिन जो डीएस हुड्डा का नाम है वो प्रमुखता से सामने आया है आज और कल में। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो है फैसला लिया जाता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन दिनेश्वर शर्मा और साबिक आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के नाम के भी कितने इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, कई नाम सामने आए थे जिसमें जीडी बख्शी का भी एक नाम चला जो सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर और यहाँ बहुत चर्चा में रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो हमारे जराए हैं उनका यही कहना है कि उनके नाम पर तो अभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो बड़ी ही प्रमुखता से जो चर्चा हुई है वो डीएस हुड्डा के नाम पर हुई है और ऐसा लगता है कि लगभग ये नाम तय हो सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को भली भांति जानते हैं। नॉर्दर्न कमांड को हेड किया है, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चले उसको नजदीकी से देखा है उन्होंने और ये देखा है कि एलओसी के किस तरह के हालात यहाँ पे रहते हैं और खासकर कश्मीर के अंदर किस तरह के जो है हालात से निपटना होता है सेना को, ये सब तमाम चीजों को जानते हैं। ऐसे में उनका नाम पे चर्चा अभी हो रही है जो जराये के हवाले से, लेकिन इस पे मुहर कब तक लगती है क्योंकि 2 महीने तक तो मुहर नहीं लगेगी जो जिस तरह के हमारी खबरें आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये 2 महीने के बाद अगर नियुक्ति करनी होगी तो मुझे लगता है अभी डीएस हुड्डा का ही नाम सबसे आगे है। जी शुक्रिया राजन वैद्य इस पूरी बातचीत के लिए आपका जम्मू से। तो अगर हम बात करें तो डीएस हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है नए गवर्नर के तौर पर जम्मू कश्मीर के, और कुछ और नामों पर भी चर्चा जारी है।
और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज होने के तुरंत बाद मरकजी हुकूमत ने रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा फेरबदल किया है और सरकार ने छत्तीसगढ़ के एडिशनल होम सेक्रेटरी और सख्त IAS अफसर BVR सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया है। जराये के मुताबिक सुब्रमण्यम को दहशतगर्दी से मुतासिर जम्मू कश्मीर में भेजना साफ इशारा है कि सरकार दहशतगर्दों के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी जारी रखने वाली है। जराये के मुताबिक आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में हिफाजती एहलकारों को खास तौर से फौजी ऑपरेशन ऑल आउट फिर से शुरू करने के हुक्म भी दिए जा चुके भी हैं और इसमें और सख्ती लाने की बात कही जाएगी और जिसके नतीजे आने वाले वक्त में मुल्क के सामने होंगे। और इंतजामिया ने अब जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे पुलिस अफसर को सौंपी है जिसने कि वीरप्पन जैसे खूंखार डाकू को मार गिराया था। गवर्नर के मुशीर के तौर पर IPS विजय कुमार की तकर्रूरी हुई है। विजय कुमार को उनकी सख्त खासतौर से लहजे के लिए जाना जाता है। IPS विजय कुमार ने 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को मार गिराया था। उन्होंने बन्नारी अम्मान मंदिर में कसम खाई थी कि जब तक वीरप्पन को नहीं मार लेते वो अपने सिर के बाल नहीं मुंडवाएंगे और अपनी कसम उन्होंने पूरी भी की थी। तो अब उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा गया है खासतौर से मिलिटेंट से निमटने के लिए। और कश्मीर के नापाक पत्थरबाजों की नजर क्या उत्तर प्रदेश पर पड़ गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बागपत के नौजवानों के इंकशाफ के बाद अब सहारनपुर के भी 3 नौजवानों ने कुछ ऐसा ही इंकशाफ किया है। इन नौजवानों के मुताबिक इन्हें भी कुछ लोग नौकरी का झांसा देकर अपने साथ कश्मीर ले गए थे। वहां इन तीनों को परेशान किया गया, साथ ही इन तीनों पर हिंदुस्तानी जवानों पर पत्थरबाजी करने का दबाव बनाया गया। पत्थरबाजों के चंगुल से छूटकर आए इन तीनों नौजवानों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। वहीं SSP बबलू कुमार ने पत्थरबाजी को सिरे से नकार दिया है, साथ ही इस वाकये की जांच कराने की बात भी कही है। सिलाई का काम कर रहे थे जी, वहाँ हमारी तय हुई थी 20,000 रुपये महीना तनख्वाह की उनसे। जो कारीगर था और जो हमारा मास्टर था उसकी तनख्वाह 45,000 रुपये महीना तय हुई थी उनके। तो 1-1.5 महीने तक तो उन्होंने पैसे भी दिए जी, हमारा ठीक काम भी किया हमने। उन्होंने लगभग 1.5 महीने में हमारे दिए 30,000 रुपये अकाउंट में डाले हमारे घर वालों के। तो वह काम के साथ साथ हमें परेशान करने लगे जी बाद में। देखिए, जो विगत दिनों में बरौत बागपत से जो खबर छपी थी उसके क्रम में आज यहाँ छानबीन कराई गई और 3 लड़के जो यहाँ से कश्मीर गए थे काम करने के लिए उनसे बातचीत की गई है। जो भी डिटेल उन्होंने दिया उसके आधार पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दिलाने के नाम पर पत्थरबाजों के गैंग में शामिल किया जा रहा है और ये सनसनीखेज इंकशाफ बागपत और सहारनपुर के उन मुतासिर नौजवानों ने किया जो किसी तरह जम्मू कश्मीर से बचकर लौटे हैं। उन नौजवानों का कहना है कि उन्हें सिलाई देने के नाम पर के नौकरी का जो झांसा दिया गया था, सिलाई के काम में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उन्हें जबरन पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी गई। इस इंकशाफ के बाद इंतजामिया की नींद उड़ गई, खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की जांच कर रही हैं। वो जैसे पत्थरबाजी होती थी तो हम तो वहां तक डर गए, फिर मगर भाई हम तो जो है अपने घर जाएंगे यहाँ से। क्या काम उन लोगों ने दिखाने के बाद? बस देख के हम लोग बस वहां से वापसी आ गए। मगर हम तो यहाँ डर गए, मतलब हमने देखा कि सही नहीं है यहाँ पर रहना। तो फिर वे चोरी सीर लगा रहे थे हमारे कि भाई तुम जाके देखो, हम सारे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे। तो मैं फिर इसलिए बात कही थी। ये इस तरह की बात एक युवक बता रहा है, उससे हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। एक क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम लगी है और पूछताछ की जा रही है। उससे जो जानकारी प्राप्त होगी उसको हम लोग उस तस्दीक कराएंगे कि कितनी बातें सही कितनी नहीं। और पत्थरबाजी पर बीजेपी MP सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस बात में कुछ नया नहीं है, यह तो होना ही था। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है और राज्यपाल शासन लागू होते ही आज दूसरे दिन ये खबर निकलकर सामने आई है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर पत्थरबाजी के लिए घाटी में भेजा जा रहा था। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सर, सबसे पहला रिएक्शन इस पर? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, हम लोगों को तो पता ही था, इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था गोली चलाओ। जो लोग किराए के टट्टू बन के आए हैं
वो तो भाग जाएंगे। और ये तो कोई सिद्धांत नहीं है उनको। वहाँ स्कूल, सारे स्कूलों को जला दिया टेररिस्ट ने, तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? सड़क में आएंगे, कुछ कमाई होती है। वो तो वो उसमें ग्रेडिएशन भी था। कश्मीर पुलिस को मारोगे तो 500 रुपया, हाँ, CRP को मारोगे 10,000 रुपया, आर्मी के लोगों को वहाँ पत्थर फेंकोगे तो आपको 2,000 रुपया। इस प्रकार के इन्होंने रेट, ये सिर्फ या कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए नहीं बुलाया, इनकी मंशा को बदलकर उनको वापस अपने प्रांतों में भेजकर वहाँ भी करने की तैयारी में ये सारा ट्रेनिंग था। तो ये डॉक्टर स्वामी जो कि बता रहे हैं कि कश्मीर में अब क्योंकि राज्यपाल शासन लागू हो गया है, सेना अब अपना काम पूरी तरीके से करेगी और इस तरह के पत्थरबाजों से निपटने में वो सक्षम है। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और श्रीनगर में 22 जून को गवर्नर NN वोरा ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि रियासत के सभी सियासी लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में MLA भी शामिल हो सकते हैं कुछ, और मसला कश्मीर को लेकर के कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की जा सकती है। तो एक बार आपको फिर बता दें कि रियासत की सियासी पार्टियां भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाली हैं। श्रीनगर में 22 जून को गवर्नर NN वोरा ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि रियासत के सभी सियासी लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे। इधर जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के बाद अमित शाह का पहला दौरा जम्मू में 23 जून को होगा और यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वाज़ेह है कि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम विलादत भी है। ऐसे में सभी की नजरें अमित शाह के जम्मू दौरे पर है। जराये के मुताबिक रियासत में बीजेपी के स्टैंड को लेकर अमित शाह इस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमित शाह इस मौके पर एक बड़ी रैली, अजीम रैली करने वाले हैं। इस रैली को लेकर के बीजेपी कारकुनान जोश और खरोश में हैं और रैली को कामयाब बनाने के लिए इसकी तैयारियों में अभी से जुट गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, जिन पर हमें गर्व है कि वो जिसकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जम्मू में आगमन हो रहा है और उनकी तैयारियों को लेकर जगह जगह कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं। बड़ी सभा जो है वो परेड ग्राउंड ब्राह्मण सभा के सामने जो है वो आयोजित की जाएगी 23 तारीख को। 23 तारीख को हमारा वैसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बड़ा दिन है, तो उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहाँ होगा। उसी को लेकर जगह जगह तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जहाँ आए और उनका वेलकम करें, स्वागत करें और लोग उनको सुने। वैसे भी पूरा दुनिया जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा भी उत्सुक रहते हैं कि अमित शाह जी का भाषण सुनने के लिए। तो बड़े लोगों में भी देखा बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और भी कार्यक्रम होंगे। इधर इस रैली को लेकर बीजेपी के नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने जी मीडिया से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह का जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब उस वक्त जब रियासत गवर्नर रूल से गुजर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, ये जो जलसा होगा अमित शाह जी के क़यादत में, जो बातें होंगी, क्या इसमें नाराज़ बीजेपी से जो लीडरान हैं वो भी हिस्सा लेंगे? देखिए, पहले मैं बता दूं इसकी भूमिका क्या है। देश भर में अमित शाह जी हर राज्य में जा रहे हैं, या कुछ राज्यों को दिल्ली में बुला रहे हैं सुविधा के अनुसार। जी जी। जैसे पंजाब में भी होके गए हैं, मैं राजस्थान का प्रभारी भी हैं, राजस्थान के लोगों को दिल्ली में बुलाया था, आंध्रा के लोगों को भी दिल्ली में बुलाया था। जी। ये 23 का प्रवास उनका ऑलरेडी तय था। 19 की तैयारी के लिए प्रदेश में तैयारी क्या है उसका जायजा लेंगे। दूसरी बात आपने नाराज लोगों की है, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नाराज नेता नहीं है। हम सब मिलके काम करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब मिलके आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक सिस्टम बना है कि किन किन लोगों से मिलेंगे, वो उन लोगों से ही मीटिंगें तय हैं और एक रैली को संबोधित करेंगे। वो जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली हम करेंगे। बीजेपी का, चूँकि कश्मीर घाटी में आप बार बार कहते थे कि जम्मू में हमें मैंडेट मिला, कश्मीर में PDP को मैंडेट मिला, जो इस वक्त रियासत गवर्नर रूल से गुजर रही है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो खासकर जिन्होंने वोट डाले थे उसके बाद हुकूमत बनी थी? मैं लोगों से यही अपील करूंगा आपके माध्यम से, और आपको भी करूंगा, कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर की है, यहाँ की शांति, यहाँ का पीस। कोई नहीं चाहता किसी भी या इधर से या उधर से यहाँ कोई हत्या हो। सब इंसान है
और देश के लिए वो काम करना चाहते हैं, एसेट बने। तो ऐसा वातावरण जहाँ पैदा होना चाहिए कि जहाँ पर पीसफुल माहौल बने और हम लोग मिलके इस प्रदेश की जो कैपेसिटी है एक टूरिज़्म की, उस कैपेसिटी को पूरा एक्सप्लोर करके यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, यहाँ के लोगों को हम लोग शांति प्रदान करें। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। और मेरा यही मैसेज है कि 2019 नज़दीक आ रही है, हम लोग जहाँ चुनाव में आएंगे, आप एक ऐसी सरकार केंद्र में द्वारा दें जो आपके हित में, जिसने 4 साल काम किया है। और अगला भी हम विश्वास लाते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट इसलिए भी है कि ये हमारा मुक्त है, हम इसको मानते हैं, हम इसको खंडित नहीं होना देना चाहते, हम इसको तकलीफ में देखना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर शांति रहे, प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, यहाँ पे और आयाम ने। आखिरी सवाल होगा एमपी साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि अगर गवर्नर रूल में भी हालात बदलते नजर नहीं आते हैं तो क्या हमसाय मुल्क और अलगाववादियों से बातचीत ही उस नतीजे पे पहुंच जाएगा बीजेपी? देखिए, जिस समय बताएगा, हमने पहले भी कहा है, संविधान के अंतर्गत दायरे में जो संविधान में विश्वास रखता है उससे बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं है। दिनेश्वर जी को हमने भेजा हुआ है, जो चाहे उनसे बात करें, उनका फीडबैक हम लोग लेते हैं। दूसरा, आपने कहा कि गवर्नर रूल में अगर शांति नहीं होती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आशा है कि केंद्र की जो पॉलिसी है, केंद्र की जो क्षमता है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हम शांति के और अग्रसर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय रैश खन्ना हमारे साथ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। और अमित शाह का जो जलसा है जम्मू में होगा, देखना होगा कि कौन लोग इसमें अब एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, देखना पड़ेगा। फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। इधर सहाफ़ी शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ JRL की जानिब से हड़ताल की कॉल की वजह से कश्मीर वादी में आम जिंदगी दरहम बरहम रही। दुकानें, कारोबारी इदारे बंद रहे और रोड पर गाड़ियां भी बहुत कम नजर आई, जिसकी वजह से दफ्तरों में भी हाजिरी बेहद कम रही। बुखारी को उनके 2 PSO समेत 14 जून को प्रेस एनक्लेव के बाहर दहशतगर्दों ने गोली मार दी थी, जिसके खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। वहीं वादी के दीगर शहरों से भी हड़ताल की खबरें हैं। बंद की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हिफाजती वजह से वादी में रेल सर्विस भी बंद रही। और बात पत्तन की करें तो यहां पर भी बंद का असर साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि वादी में बंद को लेकर किसी की भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात रहे। JKLF के चीफ यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरम धड़े के सदर मिरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया है। तो कश्मीर में अलायदगी पसंदों के ने बंद की कॉल दी थी। सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ कश्मीर बंद रहा। यासीन मलिक हिरासत में लिए गए। इस वक्त सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी सैयद तजम्मुल, जानना चाहेंगे इस बंद के हवाले से और क्या कुछ इसका असर देखने को मिला? इमरान, देखें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा कि मज़ामती क़यादत है, उनकी तरफ से लगातार हड़ताली कॉल का जो असर है वो वाकई देखा जा सकता है। इसी बीच सईद शुजात बुखारी के कत्ल के बाद जिस तरह सूरत हाल पैदा हुई थी, काफी वक्त लगाया अलायदगी पसंद लीडरान ने इस कॉल को मंजर आम पे लाने के लिए। ख्याल है कि अभी तकरीबन 6 से 7 दिन गुजरने वाले हैं कि इस तरह की कॉल आज दी गई। लेकिन साथ ही हुर्रियत लीडरान ने साफ कर दिया था कि डॉक्टर सईद शुजात बुखारी के कत्ल और आम लोगों की जिंदगियां जाने के खिलाफ यह एहतजाजी हड़ताल है, जिसके साथ ही श्रीनगर के ओल्ड टाउन, डाउन टाउन में आज भी जो है डिप्लॉयमेंट रहा, जबकि बारामुल्ला, कुलगाम, सोपोर, शपियान और आसपास के इलाकों में जो है पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी। तमाम अभी तक जो दिन है वो पुरअमन तौर पर गुजरा। इसी बीच मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, सईद अली शाह गिलानी को अपने अपने घरों में नजरबंद रखा गया और मोहम्मद अशरफ सहराई, मोहम्मद अशरफ लाया को भी घरों में नजरबंद रखा गया, जबकि मोहम्मद यासीन मलिक को आज अपनी रिहाइशगाह वाक़या माइसमा से पुलिस स्टेशन गिरफ्तार किया गया। साथ ही आसपास के दुकानों में हमने देखा कि जो डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस या उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की होती है, वो न सिर्फ सिविल लाइन्स इलाकों में थी बल्कि बटमालो और उसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा चेकिंग के साथ लोगों को गुजरना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे भी नहीं थे। बल्कि कल ही श्रीनगर सिटी के आसपास पांता चौक इलाके में एक पुलिस वाले का कत्ल किया गया, जबकि उसके साथ में जो दीगर साथी थे वो जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर देखें कि एहतियाती तौर पर जो आज रियासती पुलिस ने इकदाम उठाए थे, पूरा दिन शाम देर तक अभी तक पुरअमन तौर पर रहा। पुरअमन तौर पर
ये बंद रहा, लेकिन जिस तरह से हुर्रियत इस पूरे मामले में सामने आ रही है और हालांकि अभी कातिलों का पकड़ा जाना बाकी है, लेकिन जिस तरह से हुर्रियत ने इस पर अपना स्टैंड लिया है उसको सियासी तौर पर कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत अहम स्टैंड है, क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखें तो हुर्रियत लीडरान के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ जिस शख्स ने भी, जिस पार्टी ने भी, जिस एजेंसी ने भी या जिस पार्टी ने भी ये कदम उठाया है उसके खिलाफ सख्त बयान जारी किया हुर्रियत लीडरान ने। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि सहाफी जो है और जमहूरियत का चौथा सतून करार दिया जाता है, लिहाजा सहाफियों के खिलाफ इस तरह की यलगार उन्हें पसंद नहीं आई। हुर्रियत लीडरान ने मरहूम के लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की और इस तरह के जो भी वाकयात पेश आए कश्मीर में, बदकिस्मत से न सिर्फ पहला वाकया है बल्कि इससे पहले भी सहाफियों पर इस तरह से कातिलाना हमले किए गए, जिस पर हुर्रियत ने जो अपने बयान जारी किए उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गमज़दा खानदान के साथ उन्होंने हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन उसके साथ ही हुर्रियत ने साफ तौर पर बताया कि गुज़िश्ता 10-12 दिन से जो आम इंसानी जानों की जिंदगियां चली गई उनके रवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की और आम इंसानों के साथ साथ सहाफत पर अगर इस तरह से आप वार करना चाहें तो हुर्रियत लीडर ने साफ तौर पर कहा कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हुर्रियत लीडरान की इस कॉल का लबैक न सिर्फ आम लोगों ने किया बल्कि मामूल के मुताबिक कारोबार इदारे और दुकानें वगैरह जो थी वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में हाजिरी जो थी वो ना होने के बराबर रही। ठीक है, सैयद तजुमुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज हुर्रियत का बंद और किसी भी तरह की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है और जैसे कि सैयद तजुमुल भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में हुर्रियत का स्टैंड भी साफ रहा कि खासतौर से सहाफियों के साथ इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीनगर में 22 जून को गवर्नर NN वोरा ने ऑल पार्टी जो मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अब जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक उसे रद्द कर दिया गया है। इस मीटिंग में रियासत के तमाम सियासी लीडरान को शिरकत करने के लिए दावत दी गई थी। मीटिंग में MLA को भी बुलाया गया था और मसला कश्मीर को लेकर के कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जानी थी, लेकिन ये मीटिंग, ये बैठक अभी रद्द कर दी गई है। ताज़ा खबर है इस वक्त की, इसी बुलेटिन में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, लेकिन इस वक्त ये ताज़ा अपडेट है। और सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। जी, क्या वजह सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ कहा गया है? इमरान, देखिए जिस तरह से जिन हालात से इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर गवर्नर रूल से गुजर रही है, जो सियासी इस्तेकाम इस वक्त बिल्कुल देखा जा सकता है। इसी बीच ये खबर दोपहर के बाद गर्दिश करने लगी, हालांकि इसकी किसी ने भी कंफर्मेशन नहीं की कि रियासती गवर्नर NN वोरा शायद कुल जमाती मीटिंग तलब कर रहे हैं। यहाँ तक कि टाइमिंग और वेन्यू भी लिखा गया था, लेकिन बाद में आखिरी इतलात मिलने तक हमने अब से कुछ देर पहले मैंने राजभवन से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी मीटिंग जो है वो रियासती गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा नहीं ले रहे हैं। लिहाजा हम एक बार फिर नाज़रीन को मुत्तला करें कि कोई भी मीटिंग रियासती गवर्नर ने तलब नहीं की है, बल्कि इमरान इससे बड़ी मीटिंगें जो है कयास आ रहे हैं जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP से कुछ मेंबरान जो हैं वो कुछ दौड़ धूप में है, कुछ मेंबरान दिल्ली में हैं जो दूसरी जमातों के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर रियासती गवर्नर ने किसी भी मीटिंग को तलब नहीं किया है, बल्कि अभी जो खबर मिली है उसमें अविनाश राय खन्ना जो आपसे कुछ देर पहले जी मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने रियासती गवर्नर NN वोहरा से राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। उसके बाद कल की तैयारी के हवाले से अमित शाह के जम्मू दौरे के हवाले से भी उनसे खासतौर पर बातचीत की और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। जी, शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। एक वक्फे के लिए यहां पर रुकेंगे, लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि उनके पास मसला कश्मीर का हल है। पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कि इंजीनियर राशिद समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। क्योंकि पिछले 70 साल से जो बायलैटरल टॉक्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई हैं, जी उसमें से समझौते निकले हैं, शिमला निकला है, ताशकंद निकला है, लाहौर, आगरा, मगर कोई ठोस कोई फैसला हो नहीं पाया। क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर का मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, कश्मीरी पंडित, ये लोग उसमें शामिल नहीं थे, न यहाँ के न वहाँ के। अब चूंकि आप 70 साल से नहीं कर पाए, हमको आप 1 साल दें,
जम्मू कश्मीर के लोगों को आर पार 5 खित्तों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद। और यह बात उस वक्त जब हमने शुरू की थी, JKLF की लीडरशिप ने मानी, डॉक्टर फारूक साहब ने मान ली, कांग्रेस ने मानी, उस वक्त के जम्मू के बीजेपी ने मानी। मैं आज वही बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये कश्मीर इज नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना को मिलिटेंट्स ने जान से मारने की धमकी दी है। रविंद्र रैना ने जी मीडिया को जानकारी दी है कि नामालूम मिलिटेंट्स ने उन्हें फोन करके धमकी दी है कि जिस तरह उन्होंने सहाफी शुजात बुखारी को कत्ल किया है, ठीक उसी तरह उसे भी गोलियों से भून देंगे। हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, जिनको आज धमकी दी गई है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस धमकी को देखते हैं और क्या धमकी दी गई आपको? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मैं अक्सर ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, उन्होंने कश्मीरियों का जीना मुहाल किया है, कश्मीरियों को बर्बाद करने के ऊपर तुला है पाकिस्तान। और आपने देखा होगा कई बार मैंने पाकिस्तान की नाफरमानियों को, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को अक्सर अपने मीडिया में खुलेआम बोलता हूं। और पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि मैं इस्लाम का सबसे बड़ा अंबरदार हूं, और हमने बताया कि नहीं, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमारे मुसलमानों को कत्ल किया है, रमजान के महीने में लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई, बेगुनाह लोगों को मारा, बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग सारे बुखलाहट में हैं। इनको लगता है कि हम लोग इनकी काली करतूतों को सारी दुनिया के सामने लाते हैं, और फिर कभी हमको कराची से, कभी लाहौर से, कभी रावलपिंडी से, मुजफ्फराबाद से फोन कॉलें आती हैं, धमकियां दी जाती हैं। नहीं, जो अभी फोन आया वो कहां से आया था और कहा गया क्या? बस मैंने कहा कोई कराची से बोलता है, कोई लाहौर से बोलता है। क्या बोला गया? ऐसे पाकिस्तानी जो है ना, वो बुज़दिल है, कमजोर है, फोन करके धमकियां मार के वो सोचते होंगे कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को डरा देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। नहीं, लेकिन ऐसे में शुजात बुखारी जो जिनका असैसिनेशन हुआ, उनको भी इस तरह की धमकियां दी गई थी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया गया था, उससे पहले ही उनको असैसिनेट किया गया। अब आपको लगता है कि आपको कम से कम सिक्योरिटी कवर अच्छा होना चाहिए? देखिए, मेरे पास ऑलरेडी पुलिस की अच्छी सिक्योरिटी है, और मैं खुद एक सोल्जर हूँ। सियासत से आने से पहले मैं नेवी के अंदर नेवल अफसर था। कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। आई एम ए ट्रेंड सोल्जर। जो बाकी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मुर्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जिस अंदाज के लिए रविंद्र रैना को जाना जाता है, क्या वही अंदाज आगे भी देखने को मिलेगा? और आप ये कहते हैं आज उन लोगों को कि जो खासकर आप हैं और बीजेपी है, वो इस तरह की ताकतों के आगे नहीं झुकेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम हुब्बे वतनी है हमारे दिल में, देश के लिए, अपने लोगों के लिए। रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम मेरी आवाम है। ये पूरा रियासत जम्मू कश्मीर मेरा घर है। ये बुखलाहट क्यों है? आपको ही निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि मैं इनकी काली करतूतों को दुनिया के सामने लाता हूं। मैं बताता हूं ये दहशतगर्द हैं, इनका काम है मार काट करना, ये किसी के सगे नहीं है। कोई सियासत भी इसके अंदर देखते हैं? नहीं, सियासत नहीं। सियासत के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, ठीक है, हम सियासी तौर पर इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। चाहे कोई PDP वाला, अगर कोई MLA है, कांग्रेस वाला है, नेशनल वाला है, हम आपस में दोस्त होते हैं। असेंबली के अंदर इशू बेस्ड हम पॉलिटिक्स करते हैं, बाहर में आते हैं तो हम दोस्ती होती है हमारी। रविंद्र रैना, जिनका ये कहना है देश के लिए हैं, वो देश के लिए ही काम करना उनकी प्राथमिकता है, और इस तरह की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दों की नजर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि यात्रा पर दहशतगर्द किसी नापाक साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। चैलेंज तो बड़ा है, क्योंकि जिन हालात में ये गवर्नर रूल बना है और राज्यपाल ने टेक ओवर किया है, ये हालात साजगार नहीं है।
और उनकी नीयत के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि शरारत होगी और उस शरारत को रोकना है, उसको जो उसमें हिस्सा लेने वाले लोग हो सकते हैं उनको पकड़ना है, उनको डील करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ की यात्रा है ही साउथ कश्मीर में और रास्ता भी साउथ कश्मीर से गुजरता है और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया भी वही है, उनके हाथ में है। जो गवर्नमेंट गई है उसने तो सॉफ्ट पॉलिसी थी उनके तरफ, उसी वजह से उनको शय मिली। अब वक़्त थोड़ा है, अगर वक़्त होता ज़्यादा होता तो आसानी होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री एन वोहरा जो राज्यपाल हैं, एक तो श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और बहुत सुलझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनसे बेहतर कोई आदमी आज की सिचुएशन के लिए हो नहीं सकता था। चुनी हुई सरकार हो या गवर्नर रूल हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके टेन्योर के दौरान कोई ऐसी घटना घटे। तो मुझे नहीं लगता, चाहे चुनी हुई सरकार होती वो भी उतनी ही कोशिश करती। लेकिन देखिए ऐसा है कि इनिशिएटिव आतंकी के पास होता है। आतंकी कहाँ पर घुस जाए, किस जगह घुस जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप जितना मर्जी आदमी लगा लीजिए, आप जितनी मर्जी मॉडर्न गैजेट्स लगा लीजिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपकी ग्राउंड इंटेलिजेंस, जो खबर आपको आसपास के इलाकों से मिलनी चाहिए, अगर वो पुख्ता नहीं है, वो टाइम पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर कमी है। और दूसरा है जो सोल्जर्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनका मनोबल, उनका मोराल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सोल्जर का मनोबल अच्छा नहीं होगा, अगर उसका मोराल अच्छा नहीं होगा, वो ढीला होगा, तो ज़रूर कोई ना कोई खामी कहीं ना कहीं पर आ जाएगी। और पैंथर्स पार्टी ने गवर्नर से जम्मू कश्मीर असेंबली को जल्द से जल्द डिसॉल्व करके नए तौर पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। पार्टी सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि असेंबली को अगर जल्द डिसॉल्व नहीं किया गया तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बना रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी अपने बयान में दोबारा सरकार बनाने का इशारा किया है। हम गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके से सस्पेंडेड असेंबली रखने से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसके संकेत भी दिए हैं। जब उनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता ने यह कहा है कि अभी असेंबली भंग नहीं होगी, अभी हम कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ये लोग जानना चाहते हैं और इससे पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशंस जो है वो पैदा हुए हैं। हम गवर्नर महोदय से ये कहना चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस असेंबली को फौरन डिसॉल्व किया जाए, बंद किया जाए और रियासत के अंदर नए सिरे से चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। इधर पत्तन के यादीपुरा पलहल्लन इलाके में वाक़ प्राइमरी स्कूल की हालत बेहद खराब है। यहां पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं और स्कूल की इमारत इतनी कमजोर है कि कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बावजूद इसके बच्चे यहां तालीम हासिल करने आते हैं। हमारा स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल यादीपुरा पलहल्लन, ये पूरा खस्ता हुआ है, या इसको ठीक कीजिए या हमें खतरा लगता है कि ये हम पे गिर जाए। ये जो हमारी बिल्डिंग है कि ये सारा खस्ता हुआ है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं या तो इसे ठीक किया जाए या फिर इसे डिसमिस किया जाता है। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील भी करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 6 क्लासेस है और हमारे पास 2 ही टीचर है। जब 2 टीचर 2 क्लास को पढ़ाते हैं तो बाकी क्लास सब बैठते रहते हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट से यह अपील है कि हमें और भी उस्ताद दिए जाए। आपने देखा यहाँ पे ये खस्ता हाल हो गई है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इस बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दे। यहाँ पे हम गए थे जाड़िया मैडम के पास तो उसने बोला ईद के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी, तो आज तक अभी वो नहीं आई है।
इधर श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 7 दिन तक चलने वाले कश्मीर के तीसरे फिल्म फेस्टिवल में नौजवानों के लिए फिल्म मेकिंग पर वर्कशॉप के साथ साथ फिल्म स्क्रीनिंग भी होगी और इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीरी अवाम का, ख़ासकर कश्मीरी यूथ का, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का भी, जिन्होंने भरपूर ताउन दिया है। और मेरा जो मकसद है वो यहाँ के यूथ जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, और यहाँ अच्छी अच्छी बाहर की फिल्में जो आपको नॉर्मली किसी भी शहर में सिनेमा हॉल में देखने को नहीं मिलती है। आप बॉम्बे दिल्ली जाते हैं, वहाँ सिनेमा देखते हैं, लेकिन ये फिल्में आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की और इंटरनेशनल फिल्में हम यहाँ दिखाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिनेमा दिखाएंगे यहाँ पे। तो जो एक बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, तो उन फिल्मों को देखेंगे। साथ में हम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में बनी हुई फिल्में हैं उनको भी देखेंगे, और कश्मीर के हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो भी देखेंगे। भदरवाह की जुलेखा फरीद वैसे तो अपने फोक गानों की वजह से जानी जाती है, लेकिन नौजवानों के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए वो एक मिसाल है। सराय रिपोर्ट देखिए। तू है मिथिला दी रानी, मिथिला दी रानी, तू है मिथिला दी रानी, मिथिला दी रानी, तू है मिथिला दी रानी, कौडर मचीला चंडी। माता के ये भेंट जुलेखा फरीद गा रही हैं। जुलेखा फरीद की विलादत भदरवा के एक मुस्लिम कुंबे में हुई। इसके बावजूद उन्हें भजन गाने से कोई परहेज नहीं है। जुलेखा बताती हैं कि गाने का फन उन्हें अपने वालिद से मिला। वाज़ेह हो कि जुलेखा के वालिद फरीद अहमद शेख खुद एक मशहूर फोक सिंगर रहे हैं। जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो वो शुरू से ही मेरे पापा रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में एक माहौल था ऐसा, और मतलब मेरे पापा एक बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, वो बहुत अच्छे सिंगर भी रह चुके हैं। तो कभी वो बैठते थे और उनको हमेशा जब भी मैं देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, उनको मतलब गाते देखना मुझे अच्छा लगता था, उनको सुनना अच्छा लगता था। 90 की दहाई में जम्मू कश्मीर के हालात बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऐसे वक्त में जुलेखा फरीद की दिलचस्पी गुलकारी में बढ़ती जा रही थी। वो हर मौके को भुनाना चाहती थीं, लेकिन बिगड़ते हालात की वजह से स्कूल और कॉलेजेस में होने वाले नेशनल डे के प्रोग्राम में शिरकत करना खतरे से खाली नहीं था। स्कूल टाइम से मतलब थोड़ा थोड़ा गाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब जम्मू में परफॉर्म किया, वहाँ से मुझे बुलाया, तो आर्ट कल्चर एकेडमी का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ पे। तो मैंने प्रोग्राम वहाँ पे दिया, मैंने परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो बस तब से फिर थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें कि नहीं गाना चाहिए, और ठीक है जो भी है। वादी के बुरे हालात के बीच जुलेखा को कटरा से बड़ी पहचान मिली। दरअसल अपने दोस्तों के कहने पर कटरा में मुनक़िद नेशनल डिवोशनल सिंगिंग कंपटीशन में शिरकत की। ये पहला मौका था जब जुलेखा माता के भजन गा रही थी। उनकी आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें इस मुकाबले में दूसरा दर्जा मिला और 50,000 रुपए का इनाम भी। बस वो दिन था और आज का दिन है। जुलेखा ने पीछे पलट कर नहीं देखा। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, फॉरेन में बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, लेकिन जब मैं दुबई गई तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया। जब मैं ओमान गई, मैंने ओमान में परफॉर्म किया। जब मेरे को बेस्ट सिंगर वहाँ पे मिला, मतलब हम इंडिया से गए हुए थे, हमने जब अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, तो मुझे जब बेस्ट परफॉर्मर वहाँ पे अवार्ड मिला, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब तब मैंने यही सोचा कि नहीं, ये चीज़ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इसको ना छोड़ूं, मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूं। जुलेखा भजन के अलावा कश्मीरी फोक, डोगरी फोक, भदरवा, हिंदी और उर्दू जुबान में भी गाने गाती हैं। वो मुल्क से लेकर बैरूनी मुल्क तक अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। जिवे कपड़े दी जात है कपड़े। राजा रहबर की रिपोर्ट, जी मीडिया। जो है लुकिया।
और 21 जून को भारत समेत दुनिया के करीब 177 से भी ज्यादा मुल्कों में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। गुज़िश्ता 3 सालों से 21 जून को दुनिया भर के लोग योग करते हुए याद करते हैं और इस साल चौथा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में भी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर जगह जगह लोगों ने योग किया। जम्मू के हागू स्टेडियम में, खासतौर से के हाखू स्टेडियम में मुनक्किद योगा प्रोग्राम में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के कई लीडरान ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर कसीर तादाद में नौजवान भी योगा कैंप में शिरकत कर रहे थे। शरीर और मन के समन्वय के अतिरिक्त एक गौरवमय लम्हा ये है कि भारत से मूल जन्मा हुआ एक योग पद्धति का अभ्यास जो विश्व भर में हो रहा था, वो आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से विश्वव्यापी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। और 21 जून जो अब तक केवल लॉन्गेस्ट डे के रूप में माना जाता था, 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग का सबसे एक फायदा है, इससे हमारी जो सेहत है वो ठीक रहती है और इससे जो आदमी का जो मानसिक संतुलन होता है वो भी ठीक रहता है। इसमें जो जबकि परेशानी होती है तो हमें योग करना चाहिए, उससे हमें परेशानी भी हमारी जो होती है वो जो दूर होती है। तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये तो भारतवर्ष में तो ये पुराने ऋषियों के टाइम से ही चला आ रहा है योग, और इसको कुछ आजकल जैसे गवर्नमेंट ने ज़्यादा इसको प्रचार हो रहा है, तो आजकल तो डॉक्टर्स भी योग करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं। कई ऐसी बीमारियां जो कि एलोपैथिक से नहीं ठीक हो सकती, योग से तो उनका भी निवारण किया जा सकता है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर में योगा डे के मौके पर रियासत के गवर्नर एन वोरा ने योग कैंप में शिरकत करके स्कूली बच्चों के साथ योग किया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम में तकरीबन हजारों की तादाद में लोगों ने अच्छी सेहत के लिए योग किया और ये बेहद खास मौका था श्रीनगर में इस कैंप का। हमारे इंडिया में ये 4th योगा डे है। ये आज 21 जून को मनाया जाता है। इसमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं ये हमारे अंदर, और जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो सारी हमारे अंदर से रिमूव कर देता है। हमारे भारत का आधे से ज़्यादा धन बाहर से दवाइयाँ लेने में खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम योगा नहीं करते। अगर हम योगा करेंगे तो हमारा खर्च बच सकता है, हमारा खर्च देश में ही रहेगा। योगा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगा जो है हमारे माइंड का फोकस बढ़ाता है। जैसे कि आजकल के बच्चों के लिए माइंड का फोकस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं जिसकी वजह से फोकस होना चाहिए, माइंड का कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में भी योगा कराना चाहिए। 21 जून को योगा डे मनाते हैं। ये 4th योगा डे है और हमें योगा करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। 4th yoga day on 21st of July. We celebrate in our school also, and I'm very happy to come here. 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। इसमें J&K पुलिस, NCC ग्रुप सेंटर श्रीनगर के बच्चे सब मिलके हम इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं। योग ऐसे भी आजकल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल के बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद शाम को ट्यूशन जाते हैं, उनके पास ग्राउंड में खेलने के लिए टाइम नहीं बचता है। इसी तरह से जो हमारी यहाँ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उनको भी बहुत स्ट्रेस के अंदर काम करना पड़ता है। तो ये सुबह इबादत के बाद 10-15-20 मिनट ये के लिए अगर योग कर लेते हैं, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जो आपका स्ट्रेस है वो रिलाइव हो जाता है और आप अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। इधर बांदीपोरा में इंटरनेशनल योग डे के मौके पर RSM यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगा कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बांदीपोरा के DDC खुर्शीद अहमद के साथ साथ सैकड़ों स्कूली तलबा ने शिरकत की। धीरे धीरे आगे की ओर नीचे जाना है। इधर पुंछ में BSF की जानिब से इंटरनेशनल योग डे मनाया गया, जिसमें कि स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। BSF के 50वीं बटालियन की तरफ से सरहदी इलाके के गांव खनेतर में कैंप लगाकर योग डे मनाया गया, जिसमें कि आम लोगों समेत बच्चों ने
शिरकत की। आज का जो ये योगा दिवस का फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया था, ये प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके तहत 21 जून को हर जगह पर आजकल तो इंटरनेशनल योगा डे के नाम से मनाया जाता है। पहले ये भारत की पद्धति है, इसके बारे में जानकारी लोगों के अंदर बढ़ी है और रुचि भी बढ़ी है। और इसके तहत हमने बीएसएफ के अंदर भी हमारे कार्मिक और स्कूल के जो छात्र हैं यहाँ खनेतर में गवर्नमेंट स्कूल के, उनके प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ हमने कोई 40 मिनट का योग का एक शिविर चलाया जिसके अंदर योग का महत्व बताया और डेली रूटीन के अंदर जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उनका अभ्यास कराया।